नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला अपने गांव में। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर यूपी के जिला हापुड़ से है। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में खादर क्षेत्र में गंगा नदी उफान पर है। जिले से लगे पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते खादर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। और तस्वीर देखिए, गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की चपेट में जिले के दर्जन से भी ज्यादा गांव हैं। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह है। खादर हापुड़ की ये तस्वीर, क्या इंसान क्या जानवर सब इस पानी की चपेट में हैं। जैसा बताऊं तो बाढ़ का पानी आता है, बच्चे ढोर सब पशु बड़े परेशान है। बहुत दिक्कत है साहब, यहाँ बताऊं तुमसे। तो कितना पानी बढ़ जाता है? पानी देखो तो कितना पानी है, बताऊं तो छत पानी भर जाता है। परेशान रहते हैं बच्चे। यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। गायों की या ढोर डंगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ सकले में पानी है, इधर से लेकर उधर तक। यहाँ खंड में पानी हो जाता है, कुछ सुविधा नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी। बाढ़ के पानी आता है, प्रशासन कोई हमारी सुनता नहीं। नाव नहीं, किश्ती नहीं, पशुओं को चारा कैसे लाएं, कोई समस्या हल नहीं करता हमारी। तो कितना पानी बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है कई मीटर, यहाँ तकरीबन 10 मीटर पानी हो जाता है यहाँ। तो मौजूदा वक्त में यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से हाल इस कदर बेहाल है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। यूपी में इस वक्त बाढ़ आफत बनकर लोगों के सामने आ खड़ी हुई है। गांव-गांव बाढ़ का मंजर, घर में दरिया, गांव समंदर, डूब रहे घर, बेघर हो रहे लोग, कहीं नहीं हो रही गांव की सुनवाई। बाढ़ ने मचाई ये कैसी तबाही, कहीं बाढ़ तो कहीं कटान में समाहित हुई सैकड़ों एकड़ फसल। गांव-गांव बाढ़ से परेशान लोग। जहां नदियां उफान पर हैं और गांव में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ ने लोगों की परेशानी को इस कदर बढ़ाया है कि लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने को मजबूर हैं। यूपी के जिला बाराबंकी और लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि बड़ी आबादी के लोग बेघर हो गए। एक रिपोर्ट के माध्यम से इन दोनों जिलों में बाढ़ का मंजर आप तक। नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी बाराबंकी जिले के तराई क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। सरयू नदी में उफान ने जिले के सैकड़ों गांव में बाढ़ से हाल बेहाल कर दिया है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरने से हजारों की आबादी बाढ़ से जूझ रही है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर तटबंध पर शरण ले रहे हैं। वहीं इस बीच बाढ़ की चपेट में आने से कई गांवों के संपर्क मार्ग बह गए हैं। गांव में आवागमन पूरी तरह से ठप है। गांव में चारों तरफ बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि कई गांवों में तो लोग नाव पर ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि महिलाएं नाव के ऊपर ही किसी तरह चूल्हा जलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रही हैं। अंदर तो पानी हल गया है, नाने सब बच्चे भूखन भी मर रहे हैं। द्वारे मड़ैया भी छाई हुई है। नाव पे हम लोग देखो खाना बना रहे हैं। कैसे खाना बंधे पे हम लोग जा नहीं सकते हैं और गुरु सब चारा बिना मर रहे हैं। क्या करें हम लोग? कोई यहाँ व्यवस्था है ये नहीं है। बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है घर के अंदर पानी भी हल चुका है। नान बच्चे सब भूखन मर रहे हैं। क्या करें हम लोग? कैसे खाना खिलाए पिलाएं? आज जाके नाव पे हम लोग खाना बना के बच्चन को खिलाया थे। बच्चे सब रो रहे हैं। द्वारे मड़ैया देखो बह जाए वाली है। हम लोग क्या करें? ना कोई जमीन की व्यवस्था किया जाए, सरकार दे रहा ना कुछ दे रहा है। हम लोग यही में डूब के मर जाएंगे। और क्या करेंगे? कोई व्यवस्था पानी पीने के लिए नहीं है, तो हम लोग कैसे रहे यहाँ पे? सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुँच गया। लोगों के मुताबिक इस साल नदी का जलस्तर पिछले कई साल के मुताबिक काफी ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ के पानी में मकान गिरने की आशंका के चलते कई परिवार गहरे पानी के बीच से तटबंध पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच बाराबंकी जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लगातार प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। बड़े साईं साहब आती बाढ़ यहाँ बहुत हो गए, पानी घर में हल गया है। और साहब व्यवस्था की जाए, ऊपर हमको जगह मिलना चाहिए। 1983 में इस तरह की बाढ़ आई थी।
करीब 27 साल बाद फिर एक बाढ़ आई है। 27 साल साहेब बाढ़ आई है। आसो कोई ठिकाना नहीं है घर में रहने का। जुआ जंतु वो परेशान में नहीं किए हैं कि बिछौना चढ़ जाते हैं, तखत ऊपर चढ़ जाते हैं। सब इन परेशानी है साहब। कौन व्यवस्था यहाँ मिल रहा है? कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है यहाँ पर। पानी वाला दिक्कत, हर इतना दिक्कत है। उधर बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया है कि जनपद की 3 तहसीलें सिरौली, गौसपुर, राम स्नेही घाट और रामनगर के तमाम क्षेत्रों की लगभग 33,000 की आबादी बाढ़ प्रभावित है। इस समय जो जलस्तर है सरयू नदी का वो 107 मीटर से ऊपर चल रहा है, जो कि खतरे के निशान जो 106.070 मीटर होता है उससे अधिक है। लेकिन चिंता की कोई विषय नहीं है, क्योंकि जितने भी गांव बंधे के उस पार थे और जो मरून हो चुके थे वहाँ पे सभी लोगों को पहले ही हम लोग सुरक्षित स्थानों पर बंधे पर ले आए हैं, या फिर बंधे के इस पार जितने भी उनके पहले से घर है वहाँ पर वो आ चुके हैं और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। राशन सामग्री उनको वितरित की जा रही है। जिले में सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और लगातार गाँव पर बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। उधर यूपी के ही जिला लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। जिले में घाघरा और शारदा नदी उफान पर है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचा रखी है। तहसील धौरहरा के कई गांव शारदा घाघरा नदी की चपेट में हैं। गांव रैनीगंज में इन दिनों शारदा के कटान का कहर जारी है। शारदा नदी के कटान से कई घर नदी में समा गए, तो वहीं कुछ लोग अपने ही घरों को तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में कई जिले ऐसे, कई गांव ऐसे जो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। लोग परेशान हैं। जलस्तर नदियों का लगातार बढ़ रहा है तो कहीं घट भी रहा है। इसी चपेट में यूपी का सिद्धार्थनगर जिला भी है। जिले के किसानों में बाढ़ की वजह से अब चिंता है। कई एकड़ फसल बाढ़ की चपेट में आकर खराब हो गई। सुनिए किसानों का दर्द R9 TV पर। हमारे यहाँ तो अक्सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और बाढ़ का पानी दोनों तरफ से ही बिल्कुल ग्रास्त कर दिया है सब किसानों का। एक तो किसान बेचारे इतना ज़्यादा इस लॉकडाउन के चक्कर में 1 रुपया कमा नहीं पाए और कमाई जो भी इधर उधर से कर्जा कुआम को लेके और क्या बोलते खाद भूसा खेती में डाले और सारा खेत बर्बाद हो गया बाढ़ से। हमारे यहाँ बाढ़ से बहुत ज़्यादा समस्या है और लॉकडाउन से भी समस्या थी। हमारे जो गांव के वासी थे, हमारे क्षेत्र के वासी थे जो शहरों में काम कर रहे थे, वो भी काम धंधा सब बंद हो गया सर। और हमारे यहाँ आज काफ़ी दिन से बारिश हो रही है और जो भी बचा कुचा था हम लोग के पास वो सब खेत में लगा दिए हैं और बारिश से सारा खेत हमारा तबाह हो गया है। जिससे हम लोगों के पास कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। यदि अगर सरकार के पास कुछ व्यवस्था होगी, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो हमको कुछ जो उनका योगदान रहेगा प्रदान करेंगे, अन्यथा हम लोग तो ऐसे भूखे ही हैं। गांव के चारों तरफ से पानी भरा हुआ, सब लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। खाने पीने की बहुत ज़्यादा परेशानी है। शासन प्रशासन से ये कहना है कि योगी सरकार अपना मदद करे। हमारे गांव में सब डूबे हुए हैं, सब परेशानी में डूब रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर के गांव इमलिया में लोग जलभराव की दिक्कत से जूझ रहे हैं। हल्की बारिश में ही पूरा गांव जलमग्न होता दिखाई दिया। क्या कुछ है इमलिया गांव के लोगों की परेशानी, दिखा रहे हैं आपको। गांवों में विकास के लाख दावों के बावजूद भी गांवों में विकास की गति धीमी ही है। जिला बुलंदशहर के गांव इमलिया के लोगों का कहना है कि गांव में जलभराव की समस्या बहुत ज्यादा है। गांव का नाला पूरी तरह से कच्चा है और खुला हुआ है, जिसके चलते आए दिन कोई न कोई वारदात होती रहती है। हल्की बारिश में भी पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। गांव में यही है, नाला टूटा पड़ा, गंदगी है, घरों में पानी भरे पड़े हैं। शिकायत की है किसी से? किसी से कौन सके, मतलब कोई हमारी शिकायत सुनने वाला ना। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं गंदगी दूर हो जाए, गंदगी दूर और क्या मकान ऊपर हो जाए जल्दी से। इसका तो जी हमें रवत पड़ रहा है। ये पिछले साल भी हुआ और हमने अपने आगे से 8,000 रुपये हमारे लगे और हमने मेहनत करके ये करवाया और फिर और यही हो गया है। अब त्योहार का टाइम है, बच्चे भी गिरते हैं इसमें,
परेशानी बहुत है, बहुत गंदगी भी हो रही है। बहुत गंदगी हो रही है। प्रधान से कहते हैं तो वो बताते हैं कि डीएम साहब के ऑर्डर है। डीएम साहब के हम विरोध नहीं कर सकते, डीएम साहब से हम गुहार लगा सकते हैं। तो डीएम साहब के ये ऑर्डर है कि गंदगी बाहर डाल दी जाए। अब ये तो वो ही कहते हैं कि जो डीएम साहब ने कही है कि नाला बनेगा, ये पिछले साल हुआ तो हमने अपने पैसे वैसे इकट्ठे करके इसे करवाया। इमलिया गांव में तकरीबन 9000 की आबादी है और ये गांव शहर के बेहद नजदीक होते हुए भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस के चलते स्वच्छता के प्रति बेहद चिंतित है और लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि घर घर गांव-गांव साफ और स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन इमलिया गांव में गंदगी का अंबार लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। भैया ये परेशानी है, क्या कहें, हमारे आगे देखो कितनी गंदगी पड़ी है और इस गंदगी से हम बहुत परेशान हैं। और ये नाला चौड़ा करवा कर गिर दिया, हमारे बच्चे गिर जाते हैं और मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी बन रही है। और ये कोई सफाई करवाने को तैयार नहीं है, उठवाने को तैयार नहीं है सर। मट्टी को निकाल के गिर देते हैं, गंदगी को निकाल कर, पर उसे उठवाने का कोई काम नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि तकरीबन एक हफ्ते पहले ग्राम प्रधान ने नाले का कचरा निकलवाया था और लोगों के घरों के बाहर सड़क पर ही डलवा दिया, तो वहीं ग्राम प्रधान ने बजट न होने का बहाना बनाते हुए पल्ला झाड़ लिया। ग्राम पंचायत इमलिया चूँकि नेशनल हाईवे मेन रोड पर है, 25 साल पुराना ये नाला है। पिछले 25 साल के कार्यकाल में जो तत्कालीन प्रधान कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे इस पर काम नहीं कराया और दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे नाले के साथ साथ जितनी भी आबादी और गलियाँ हैं वो नीचे पड़ी जा चुकी हैं और नाले का पानी हमेशा बैक आता रहा है। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से ये 4.5 साल के कार्यकाल में मुझे मदद नहीं मिली। मैंने कई बार गुहार लगाई कि इस नाले की आगे खुदाई कर दी जाए टेम्परेरी। इमलिया गांव के लोगों की प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि गांव से कूड़ा कचरा हटवाया जाए और उनका नाला पक्का कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देवरिया जिले का एक ऐसा मुख्य मार्ग जो लगभग 50 से 52 गांवों को जोड़ता हो, वो मौजूदा वक्त में मौत का मार्ग बना हुआ है। देवरिया जिले का हैतिमपुर गांव इस समय तमाम परेशानियां झेल रहा है। R9 की टीम ने जब ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि ग्रामीणों और यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना यहां हर रोज करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप भी है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। प्रधान का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद कोई भी जनप्रतिनिधि गांव की तरफ रुख नहीं करता। इस समय हम खड़े हैं देवरिया जनपद के अंतिम गांव जिसका नाम है हैतिमपुर गांव। यह वही हैतिमपुर गांव है जहां पे जिसकी आबादी लगभग 8000 है और 8000 और 50 से 52 गांवों को जोड़ता है यह मुख्य मार्ग है। मैं दिखाना चाहूँगा यही मुख्य मार्ग है जो किस तरह से क्षतिग्रस्त है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने ये मीडिया से बात करते हुए समस्याओं से अवगत कराया है। जी आइए बात करते हैं इस हैतिमपुर के गांव में जो हैं जो नवागत प्रत्याशी, प्रधान प्रत्याशी, उनका नाम है, जी इधर आइए जब। हाँ, क्या नाम है आपका? अनुराग रंजन। जी बताइए किस तरह का समस्या है यहाँ पे? ये हैतिमपुर के मार्ग को 50 गांव को जोड़ने वाला मार्ग है। जी किस तरह की समस्याएं रोज होती रहती हैं? और रोज अनहोनी होता रहता है, रोज लोग गिरते रहते हैं, रोज देख ही रहे रोड टूट चुका है, हमेशा लोग गिर रहे हैं इस पर। अब हमेशा आने का जाने का इसकी ये विधानसभा क्षेत्र जो माननीय सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री जी का यह क्षेत्र रहा है, क्या आप लोगों ने उनसे शिकायत नहीं की है? सब कुछ सबसे कहा गया है लेकिन कोई इसको अवगत नहीं करा रहा है, मतलब कोई इस पर देख नहीं रहा क्या हो रहा है इस पर। मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, कहूँगा कि ये ज़रा इस गंडक को दिखाए। यहाँ पे बैरिकेटिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे यदि ये डायरेक्टली यदि अंधेरे में यदि कोई आता है तो डायरेक्टली बिना बैरिकेटिंग का वो चला जाएगा गंडक में, जो कि यहाँ पे घटनाएं दिन प्रतिदिन बनी रहती है। देवरिया से R9 टीवी के लिए सुदामा सिंह कृष्ण। कानपुर से बड़ी खबर है। नशे के लिए बेटे ने की पिता की हत्या। बेटे ने बुजुर्ग बाप पर रॉड से हमला किया। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। नशे के लिए पैसा मांग रहा था बेटा।
सीसामऊ थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हुई है। नशे के लिए पैसा मांग रहा था बेटा, और जब बेटे को बाप ने पैसा नहीं दिया तो बेटे ने ही बाप पर जानलेवा हमला कर दिया। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में मार्बल गोदाम में वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव मिला। बता दें कि वकील धर्मेंद्र 25 जुलाई से लापता थे। धर्मेंद्र को आखिरी बार उनके दोस्त के गोदाम में देखा गया था, लेकिन धर्मेंद्र के दोस्त बिक्की ने एक ऐसी कहानी सबको सुनाई कि उस पर किसी को शक नहीं हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि बिक्की को धर्मेंद्र ने ब्याज पर पैसे दिए थे, जिसका बिक्की ब्याज नहीं दे रहा था। पुलिस को बिक्की पर शक हुआ तो उसका लाइव डिटेक्टर की बात हुई, लेकिन बिक्की ने मना कर दिया, जिससे पुलिस का शक यकीन में तब्दील हुआ। पुलिस ने बिक्की के गोदाम की तलाशी ली, जहां 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे में धर्मेंद्र का जला हुआ शव मिला। पैसों की लालच में कोई अपराध कारित कराया। हम लोग भी विक्की को शक के दायरे में लेकर उसका एनालिसिस किए। उसकी भी टेक्निकल एनालिसिस से किसी भी रूप में नहीं पाया जा रहा था कि उसका इस घटना से कोई संबंध हो सकता था, लेकिन विक्की ही वो व्यक्ति था जिसके दुकान पर इनका जाना प्रमाणित था, क्योंकि जाने के 1 मिनट पहले का एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज था जिसमें धर्मेंद्र चौधरी वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापसी के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया। दिल्ली की ट्रुथ लैब में उनको भेज करके वो तैयार भी हो गए, भेजा गया, और वहाँ भेजने के बाद वो पलट गए और उन्होंने अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने में अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इसके बाद हम लोगों का संशय बढ़ गया उनके ऊपर, और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहाँ खाना बना था, जहाँ खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया, और इस तरह से अभियोग का। सर, अभी कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? देखिए, तीनों जो हैं संदिग्ध, दोनों नौकर और विक्की पुलिस के हिरासत में हैं। क्या मारा क्या नहीं मारा, उनका पहले अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम में के अंदर कुआ है छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दवा के अंदर जो उन्होंने उसमें आग लगाई है, क्या करा है उन्होंने, इनको वहीं बॉडी जली हुई मिली है। कितने दिन हो गए भाई को गायब? भाई साहब 25 तारीख की रात को गायब हुआ है 8:30 बजे। पैसे के लिए मर्डर करा भाई साहब। आज से पहले मर्डर क्यों नहीं हुआ? भाई ने इसने मेरी एक दरख्वास्त है प्रशासन से कि विक्की अकेला नहीं है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तो किस तरह से हत्या की गई है? फांसी लगाई गई है, क्योंकि मेरा भाई में कोई शौक नहीं था। कभी मेरे भाई ने सुपारी नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई। चक्कू मारे हैं, कोई नशीला पात्र दिया है। जब मेरे भाई को कब्जे में गई, बॉडी किस हालत में मिली? बॉडी बिल्कुल इस हालत में कि देख भी नहीं सकते आप लोग। कितने दिन हो गए गायब हुए? 7 दिन हो गए आज। प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूंगा, जितनी भी हम इसमें कड़ी जुड़ी हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। रायबरेली से खबर है, लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। जमीन की नाप करने के लिए किसान से ली घूस। शिवगढ़ ब्लॉक के दहीगवा गांव का यह मामला है। लेखपाल घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। तस्वीर आपके सामने है। साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी, इतना नहीं दे सके थे। साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी, इतना नहीं दे सके थे। खबर महुआ से है। मास्क न लगाने पर दारोगा ने व्यापारी को पीटा है। व्यापारी का आरोप, दारोगा ने फोड़ा सिर। व्यापारी की तहरीर देने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं दारोगा साहब। नाम है अंबुज शर्मा। अच्छा, तो क्या हुआ? खन्ना थाना क्षेत्र का ये मामला है। सुरक्षा करने वालों ने ही
अच्छा, कहाँ के रहने वाले सिर हैं? फोड़ दिया एक व्यापारी का। किसने मारा है? मास्क न लगाने की ऐसी सजा दी क्या कि तस्वीर आप देख नहीं पाएंगे। भीड़ लगी थी दुकान में, सबकी दुकान में भीड़ लगी। अच्छा, इसके बारे क्या मारा? कानपुर के पसेमा गांव में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग की हत्या के बाद घर में लूट भी की गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज बीती रात थाना साड़ अंतर्गत पसेवा गांव में महादेव पुत्र भारत उम्र लगभग 75 वर्ष की उन्हीं के घर में गला काट करके हत्या कर दी गई है। सुबह लगभग 6 बजे पड़ोसियों के द्वारा देखा गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची है। मृतक के जेब से 20,000 रुपये बरामद हुए हैं और घर का सारा सामान भी व्यवस्थित है। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। FIR दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर जो भी इसमें आरोपी हैं, जो भी घटना में शामिल हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।